बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग चैप्टर 8 स्टडी कर रहे थे और चैप्टर 8 का जो हम पोर्शन स्टडी कर रहे हैं बेटा वो अल्केन्स था। इस टॉपिक में हमने बेटा कवर करनी है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को भी फर्दर डिस्कस करेंगे और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी आएगा। तो पहले बेटा हम इसका जो है ना फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसको बेटा देखते हैं। बेटा ये बहुत आसान है, कुछ पॉइंट्स में लिखी हैं, आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगी। देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने बेटा जो यहाँ लिखी है कि C1 से C4 तक, मतलब जो अल्केन्स होते हैं ना बेटा 4 कार्बन तक, जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। पहले वाले को कहते थे मीथेन, ठीक है। इसी तरीके से इथेन था 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है, 4 वाले को हम क्या कहते थे, ब्यूटेन, ठीक है। तो पहले 4 जो है ना बेटा ब्यूटेन तक, ये कलरलेस ओडोरलेस गैसेज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन क्या है, तो ब्यूटेन एक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आपने याद रखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी कि जब हम बात करते हैं ना बेटा C5 पेंटेन से ऑनवर्ड C17 तक, ऐसा अल्केन C17, इनके दरमियान जितने भी अल्केन्स आते हैं वो तमाम के तमाम कलरलेस और ओडोरलेस लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास ये आता है C18, ठीक है। C18 से ऑनवर्ड जितने भी हायर अल्केन्स होंगे, जितने भी ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन्स होंगे, तो उनके वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। वैक्सी कहते हैं बेटा, जैसे वैक्स नहीं होती मोम टाइप, ठीक है, उस तरह के सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ इसकी देखिएगा प्रॉपर्टी, अल्केन्स जो होते हैं बेटा ये नॉन पोलर होते हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पे, नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होता है ना बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली बात होती है। अगर अल्केन नॉन पोलर है तो डिजॉल्व भी किसके अंदर होगा, नॉन पोलर में। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, बिकॉज अल्केन इज नॉन पोलर इट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमने कुछ यहाँ लिखे, जिनमें बेंजीन लिखा, ईथर लिखा और कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को क्या पढ़ा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे बेटा चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं ना, ज़्यादा कार्बन होते जाते हैं, लंबी चेन होती जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से, मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं और डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी देखिएगा, एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप, ठीक है। देखा ना बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ना चेन, उसमें CH2 ग्रुप के इजाफे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक CH2 ग्रुप का बढ़ जाना, ठीक है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज लाता है, तकरीबन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन था, ठीक है, जिसके अंदर एक कार्बन होता है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ईथेन से, जिसमें 2 कार्बन हो गए, मतलब CH2 ग्रुप ऐड हो गया एक और। तो उससे मुराद क्या है कि उनका एक CH2 ग्रुप का ऐड हो जाना 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक है। और CH2 ग्रुप ऐड होते जाएंगे तो और 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट। सेवंथ प्रॉपर्टी देखिएगा, ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन आइसोमेरिक स्ट्रेट, यहाँ पे ये TB है, स्ट्रेट चेन फॉर्म, ठीक है, स्ट्रेट चेन फॉर्म, स्ट्रेट चेन फॉर्म, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि बेटा जो अल्केन्स है ना आपके पास, एक हम कहते हैं कि जो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, दूसरी उसकी आइसोमेरिक फॉर्म आती है जिसमें ब्रांच आ जाती है, तो उसको हम आइसो का भी कह रहे थे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है हमने, हम नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा है, -0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन का है। और आइसो ब्यूटेन का कितना लिखा, -11.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा देखिएगा, ब्रांच चेन जो अल्केन्स होते हैं, ब्रांच वाले, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है, ठीक है। ये लोअर है, ये माइनस में है फिगर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लो है, और ये वाला जो है ये उसकी निस्बत क्या है, उसकी निस्बत हाई है, ठीक है। तो ब्रांचेस वालों के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास। जैसे जैसे बेटा अल्केन्स हैवियर होते जाते हैं ना, उनके कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके बढ़ने से
जो बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करते हैं और एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का जो इंक्रीज़ होता है ना बेटा, बट इंक्रीज इट नॉट रेगुलर, कि वो एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे था ना कि बॉइलिंग पॉइंट में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा केस नहीं होता, ठीक है। तो जो इंक्रीज़ तो होता है लेकिन वो रेगुलर इंक्रीज़ नहीं होता हमारे पास। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, ये आपने इनको याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में बेटा समटाइम पूछ ली जाती हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन्स का बेटा आपको पता है इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, ठीक है। ये जो पैराफिन्स है ना बेटा, ये लैटिन कुछ वर्ड से निकला है, उसे ड्राइव होके आया है। तो लैटिन में एक वर्ड होता है पैरम, पैरम से मुराद होता है लिटल, ठीक है। और एक वर्ड होता है एफिन्स, इससे मुराद होता है एफिनिटी। तो ये जो पैराफिन्स लफ्ज़ है बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है, पैरम से और एफिन्स से, और इनका क्या मतलब होता है, लिटिल एफिनिटी, ठीक है। लिटिल एफिनिटी से आप कह सकते हो लेस रिएक्टिव भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं दस अल्केन्स आर इनर्ट टूवर्ड एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तभी हम कहते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आया, देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, कि अल्केन्स किस किस्म के रिएक्शन हमें दे सकते हैं। तो इसमें बेटा हमने दो लिखे, एक हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरे कौन से लिखे, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। अच्छा, इन पे बेटा थोड़ी सी बात करते हैं। देखो वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना सब्स्टिट्यूशन, ये निकला सब्स्टिट्यूट से, ठीक है, किसी भी चीज़ को मुतबादिल करना, तब्दील करना, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन होगा तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसी और ग्रुप के साथ, वहाँ पे अटैच करवा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास जिसके अंदर बेटा रिप्लेसमेंट होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सिमिलरली सेकंड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन से टाइप्स के रिएक्शन दे सकते हैं अल्केन्स, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है। थर्मल का वर्ड होता है हीट के लिए, कि अगर आपने अल्केन्स के रिएक्शन करवाने हैं तो उनको हीट चाहिए होगी बहुत से केसेस के अंदर। और कुछ हमने लिखे यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शंस, कि हमें कैटालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट आए तो उनको हम थर्मल रिएक्शंस कह देते हैं, जिनमें कैटालिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा लिखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो बेटे मैकेनिज्म होता है ना, वो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसको हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, या आप नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर ये चीज़ें स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ना बेटा, रिप्लेसमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन को, नाइट्रेशन जो होती है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी तरीके से हम हैलोजिनेशन को देखेंगे, ठीक है, कि हैलोजिन का ऐड होना। तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे। बहरहाल अभी आपने याद रखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एग्जांपल कौन कौन सी हमने लिखी यहाँ पे, नाइट्रेशन एंड सेकंड वन इज़ हैलोजिनेशन। और ये कौन से मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर। सेकंड हमने लिखा थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, ठीक है। थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस में बेटा अब यहाँ पे देखें कि जो आपको बताया था थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, थर्मल से मुराद था हीट वाले जिनमें टेम्परेचर देना पड़े, और कैटालिटिक रिएक्शंस कौन से थे, जिसके अंदर बेटा हमें कैटलिस्ट देना पड़े, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कंबस्शन लिखी है, ठीक है, बर्निंग या कंबस्शन आप कहते हो। तो इसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है, उसको फ्लेम देना पड़ता है, उसको बर्न करना पड़ता है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हमने लिखी थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन की, दैट इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन की एडिशन करवाएंगे अल्केन्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा ना एमसीक्यूज़ और आपके कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स के लिए बेटा ये थोड़ा सा बेहतर है, इसको समझिएगा। नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स, के अल्केन्स क्यों नॉन पोलर होते हैं। हमने यहाँ पे कहा ना कि अल्केन्स जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आपने पीछे पढ़ा था कि अल्केन्स नॉन पोलर हैं। तो क्यों नॉन पोलर है बेटा, देखो अल्केन्स में या तो बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है, या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। हम पोलैरिटी और नॉन पोलर नेचर जो होता है या पोलर होना, ये किसकी बेस पे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के ऊपर। किस पे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस के ऊपर, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है यहाँ पे, ये कितनी लिखी है, 2.5, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 2.5।
इसी तरीके से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी लिखी 2.1। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना बेटा तो वो डिफरेंस बहुत कम है, कितना है 0.4 का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है इसीलिए ही ये दोनों जो हैं इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो निग्लिजिबल है तकरीबन, ठीक है, निग्लिजिबल है, हम कह सकते हैं कितना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क नहीं आता तो वो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे जो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं उसकी नेचर क्या है, वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो एक रीज़न आपको बताई कि जो अल्केन्स होते हैं नॉन पोलर क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये नॉन पोलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये एक रीज़न है कि क्यों जो अल्केन्स हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ है ये बात कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना बेटा ये कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है। यहाँ पे ये हमने इसको ड्रॉ भी किया, थोड़ा सा कोशिश की है इसको कि हम ड्रॉ करें, ये हेड टू हेड है, आमने सामने, ठीक है। और अल्केन्स में आपको पता है हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ईजीली नहीं ब्रेक करवा सकते, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं अल्केन्स क्यों लेस रिएक्टिव हैं, उसकी क्या 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 वजह बन गई कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि उनके अंदर बेटा जो सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस होती है ना वो उनको इनर्ट बनाती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं अल्केन्स में सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से चूंकि उसको तोड़ना आसान नहीं है इसलिए हमें उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ सकता है, ठीक है। उसको हम कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, तब जाके वो जो होता है आपको कुछ रिएक्शंस जो होते हैं ये वाले इनको प्रोसेस करता है। अदरवाइज़ जो अल्केन्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते बिल्कुल भी। क्लियर होगी बेटा ये बात आपको? उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे लाइव सेशन में या फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच।